हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट की जो हमारी जीके की बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 की। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन और आपका वैदिक जो पीरियड है वो वाला। वैदिक में आपका प्री वैदिक भी और पोस्ट वैदिक दोनों ही एक वीडियो में हैं और 114-115 के आसपास क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर 3rd चैप्टर है महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऐसे चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या आपकी लूसेंट की बुक में जितने भी दिए गए हैं वो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है और जितना भी मॉडर्न इंडिया का जो भी कंटेंट है वो आपको टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में हमें मिलान दिया हुआ है कि एक सूची को सूची 2 से मिलाइए। जैसे आपको पता है कि भाई मौर्यन एम्पायर जब था तो वो अपनी राजधानी अलग बना लेते थे, मुग़ल अपनी अलग बना लेते थे, तो जो भी शासक बनता था वो किसी ना किसी स्थान को अपनी राजधानी घोषित करता था। ऐसे ही अगर गंधार महाजनपद की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया तक्षशिला को। ठीक है जी। और तक्षशिला अब यहाँ इसके तुरंत बाद इस चैप्टर के बाद हमारा मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको इसका वर्णन भी मिलेगा पूरा। सूरसेन ने किसको अपनी राजधानी बनाया, सूरसेन ने बनाया मथुरा को। वत्स ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो वो बनाया कौशाम्बी को। और कौशल जो वंश थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया श्रावस्ती को। तो दोबारा से देखिए, गंधार ने अपनी राजधानी बनाया तक्षशिला को। उसके बाद अगर सूरसेन की बात करें तो सूरसेन ने अपनी राजधानी बनाया मथुरा को। वत्स ने अपनी राजधानी बनाया यहाँ पे कौशंबी को। और जो हमारे कौशल थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया श्रावस्ती को। ये सूची 1 का 2 से मिलान इस तरह से होगा, 4 1 2 3। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था, तो हर्यक वंश का जो शासक था जिसको कुणिक नाम से जाना जाता था वो थे अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। गंगा और सोन नदी का जहाँ पे मेल होता है वहाँ पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था, वो किसके द्वारा, अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद। तो अभी अशोक के बारे में नहीं बात होगी, अभी आएगा आपका उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ये बौद्ध संगति भी पढ़ी होगी, अकाक नाम से पढ़ी होगी। ठीक है, तो पहले अजातशत्रु फिर कालाशोक है, ऐसे आपने पढ़ी होगी, कनिष्क है। तो यहाँ पर काकवर्ण के नाम से जाना जाता था कालाशोक को और ये शिशुनाग वंश का शासक था और इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन आता है कई बार और रिपीटेड पूछा जाता है। तो ये सिकंदर जो थे इनकी मृत्यु 323 ईस्वी में किस जगह पे हुई थी, फारस में, मैसिडोनिया में, बेबीलोन में या तक्षशिला में। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, मतलब यहाँ पे युद्ध होना था। और आपको पता है कि भाई जो हम वैदिक पीरियड में हम पढ़ के आए थे दशराज युद्ध, वो कहाँ पे हुआ था। और यहाँ पर जो सिकंदर महान और पोरस पुरु की सेनाओं का जो युद्ध था वो किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर मतलब इकट्ठा हुआ था, तो ये थी हमारी झेलम नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड या पोट्री बोल सकते हैं भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, तो ये माना जाता है हमारे उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, मतलब पॉलिश हो रखी थी उनको, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को यहाँ पर क्या माना जाता है, द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक, प्रारंभ का प्रतीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। पाली के जो ग्रंथ थे उनमें गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामक, ज्येष्ठ, भोजक, ग्राम भोजक या ग्रामपति। तो इनको कहा जाता था भोजक या फिर ग्राम भोजक, दोनों में से कोई भी मिले तो ऑप्शन आपका सही रहेगा बी। पाली के ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, उज्जैन आपका एमपी में है और उज्जैन का प्राचीन नाम की बात करें तो इसको अवंतिका के नाम से बुलाया जाता था, अवंतिका इनका प्राचीन नाम था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक था हमारा महापद्मानंद।
और इसके जो आखिरी शासक रहेंगे वो घनानंद रहेंगे, जिसकी हत्या कर देंगे। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। तो यहाँ पर अगर नंद वंश की बात करें तो महापद्मनंद या महापदनंद, ये नंद वंश का संस्थापक था। इन्होंने नंद वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो ये थे घनानंद। इसी की हत्या करके मौर्यन एम्पायर का उदय होगा और मौर्यन एम्पायर शुरू होगा हमारा। तो अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है? घनानंद को कहा गया है, और ये भी नंद वंश के शासक रहे हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण अगर पूछे तो ये किया गया था ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? अगर आपसे पूछे कि पहला यूरोपियन आक्रमण तो यूनानियों के द्वारा, अगर पूछे कि दूसरा विदेशी आक्रमण तो फिर यूनानियों के द्वारा। तो अगर पहले यूरोपियन आक्रमण की बात करें तो भी यूनानी आंसर होगा, और अगर दूसरा विदेशी आक्रमण पूछे तो भी यूनानी आंसर होगा, और अगर पहला विदेशी आक्रमण पूछा जाए तो वो फिर ईरानियों के द्वारा होगा। ईरान के हमखनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान का हमखनी वंश का कोई शासक था जिसने भारत के भूभाग को जीत लिया था और उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत भी बना लिया था। ये थे डेरियस दाराबाहु फर्स्ट। डेरियस दाराबाहु फर्स्ट जो कि ईरान के हकमनी वंश के शासक थे, इन्होंने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाइडेप्स या वितत्सा, जिसको आजकल झेलम बोला जाता है, इसका युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के मध्य हुआ? अभी हम पढ़ के आए थे, झेलम नदी के तट पर पड़ाव था उनका, और ये थे सिकंदर और पोरश या पुरु के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईस्वी पूर्व या 323 ईस्वी? तो ये भी ध्यान रखना, ईस्वी पूर्व भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बिल्कुल क्लोज है। और 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और पोरस के बीच इनका युद्ध हुआ। तो यहाँ पर हुआ झेलम नदी के पड़ाव पर, और इसी को वितत्सा या हाइडेस्पिस का युद्ध बोला जाता है, जो कि सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, हमें मिलान करना है यहाँ पर, और ये आप इजीली कर सकते हैं। बिंबिसार किस वंश के थे? कालाशोक किस वंश के थे? महापद्मानंद किस वंश के थे? और बिंदुसार किस वंश के थे? तो देखो, महापद्मानंद ने नंद वंश की नींव डाली, अभी हम पढ़ के आए हैं। बिंदुसार ये हमारे मौर्य वंश के शासक थे। कालाशोक अभी हम पढ़ के आए हैं, कालाशोक शिशुनाग वंश का था, और बिंबिसार आपका हर्यक वंश का था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1, 2, 4 और 3। मतलब यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, 1, 2, 4 और 3। अगर बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना। बिंदुसार जो थे वो आपके अशोक के पिताजी थे, और ये थे मौर्यन साम्राज्य के। कालाशोक की मैं बात करूं, कालाशोक आपका शिशुनाग वंश का था। महापद्मानंद ये नंद वंश के थे, महापद्म में भी नाम आता है इनका नंद, तो नंद से याद रखेगा। और बिंदुसार हमारे मौर्य वंश के थे। 1, 2, 4, 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी सूची करनी है मिलान। यहाँ पे देखिए, मगध के आधुनिक क्षेत्र अभी कौन से बचे हैं हमारे? पटना है और गया है। वत्स का यहाँ पे इलाहाबाद है। कौशल वंश का अवध है, और अवंती का है आपका मालवा। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। मगध वंश का या मगध महाजनपद का है पटना और गया। वत्स का है आपका इलाहाबाद, कौशल का है आपका अवध, और अवंती का है आपका मालवा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी। एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है वहाँ पे मौर्यन एम्पायर। और मगध की अगर पहली राजधानी पूछे तो गिरिवर्ज लिख लो या फिर राजगृह, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो ये याद रखना, राजगृह को पहली राजधानी बनाया था या गिरिवर्ज को बनाया था। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अभी हम पढ़ के भी तो आए थे, इन्होंने ही तो स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। तो यहाँ पर ये है उज्जैन द्वारा, ठीक है। उज्जैन जो शासक थे, इन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और मगध की पहली राजधानी राजगृह या गिरिवर्ज। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कौन से निकाय में? महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में या अंगुत्तर निकाय में? तो 16 जो महाजनपद हैं उनके बारे में बताया गया है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का कंटेम्परेरी था या समकालीन था?
तो ये थे हमारे घनानंद नंद वंश के जो शासक थे। ये सिकंदर जब युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व, तब उसी के समकालीन मतलब पैरेलल में थे, वो वहाँ से थे सिकंदर, और ये यहाँ अपने यहाँ से थे। तो सिकंदर और घनानंद दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समकालीन हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? पहला मगध साम्राज्य की बात करें तो चौथी सदी में, छठी में, दूसरी में या पहली में? जो हमारी छठी सदी ईस्वी पूर्व है उसमें प्रथम मगध साम्राज्य का उदय हुआ था या उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण कौन कौन से थे? मतलब सिकंदर यहाँ पे सफल हो गया था अपने युद्ध में, क्या कारण रहे थे? सबसे पहले भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और एक अच्छा प्रशासक था। कोई भी अगर युद्ध सफल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, निवासी या शासक हैं, उन लोगों का बहुत हाथ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखो, देशद्रोही भारतीय शासक मतलब जो साम्राज्य से खुश नहीं थे, उन्होंने सिकंदर का साथ दिया। उसके अलावा भारत में उस टाइम पे कोई सेंट्रोइड नहीं था, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसकी सेना भी श्रेष्ठ थी, और दूसरा अच्छा प्रशासक रहा। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, ये भी सूची मिलान करना है, और यहाँ पर देखो राज्य बताए हैं। प्रदोत की अगर बात करें तो मगध राज्य से, यहाँ पे प्रदोत की अगर बात करें तो ये हैं हमारे अवंती से, या प्रदोत जो है वो अवंती राज्य से। उद्दीन को माना गया है वत्स राज्य से, प्रसेनजित को माना गया है कौशल से, और अजात शत्रु हैं हमारे मगध के। तो ध्यान रखिएगा, प्रदोत की अगर बात करें तो अवंती राज्य, उद्दीन की अगर बात करें तो वत्स राज्य, प्रसेनजित की बात करें तो कौशल, और अजात शत्रु की बात करें तो मगध राज्य से। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? अभिलेख मिले हैं, उसी के साक्ष्य से ये पता चलता है कि जो नंद वंश के राजा हैं उनके आदेश से एक नहर यहाँ पे खोदी गई। कहाँ पे? कलिंग में, और ये ओडिशा में है। कलिंग का युद्ध भी हुआ 361 में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो ये कुछ भाग हैं, डेरियस की बात कर रहा है कि पहला जो ईरानी शासक रहा जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया, उनका नाम था डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? जो मगध के राजा रहे अजातशत्रु, उनका कौन से गणराज्य के साथ हमेशा अनबन रही या बनी नहीं? तो वज्जी या पांचाल, या दोनों के साथ, या इनमें से कोई नहीं। वज्जी संघ या फिर वैशाली बोल लो, इसके साथ अजातशत्रु का हमेशा ही क्या रहा? युद्ध रहा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मूसल, मतलब एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? अगर आपने वो वाली मूवी देखी है बाहुबली, जो वो रथ पे बैठ के आता है और वो घुमाने वाला वो गदा सा होता है लोहे का, वो छोड़ देता है, वो बेल टाइप सा, तो ऐसा ही वज्जी संघ के विरुद्ध मतलब वज्जी के खिलाफ मगध राज्य के किस शासक ने, अभी हम पढ़ के भी तो आए हैं कि यहाँ पर देखो अजातशत्रु का तो रहा वज्जी संघ वैशाली के साथ युद्ध, यहाँ पर पूछा है मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मूसल मतलब एक ऐसा रथ जो कि गदा के हथियार से जुड़ा था और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, इसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो देखो अजातशत्रु का ही तो रहेगा, तो यहाँ पे आएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जब भी वज्जी या वैशाली संघ की कोई भी बात आए तो युद्ध की, तो वो अजातशत्रु रहेगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था हमारा घनानंद। ठीक है, इसी की हत्या करेंगे और मौर्यन एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। भारत में सिक्कों की या फिर मुद्रा का प्रचलन कब से आरंभ हुआ? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। बुद्ध के समकालीन पूछा है भाई, महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन कौन से थे? अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजित? तो देखो अजातशत्रु आएगा और प्रसेनजित, ये दोनों ही महात्मा बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। छठी सदी ईस्वा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था?
बड़े राज्य कैसे बने? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग होने लगा। जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ए करेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया जाने लगा, इसीलिए 6ठी सदी ईस्वा पूर्व बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? जो बिंबिसार थे हर्यक वंश के, उन्होंने जो उनका अपना राजवैद्य था, मतलब वैद्य वगैरह जो होते थे, उनका नाम था जीवक, उसको किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती राज्य के जो राजा थे उनकी चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा गया। किसके द्वारा? मगध सम्राट बिंबिसार के द्वारा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मानंद? तो अवंती को जीता और मगध में मिला लिया, ये किया शिशुनाग वंश ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग जो एक स्थान था उसका विलय कर लिया अपने राज्य में, ये मगध सम्राट थे बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? देखो, अवंती मिला दिया, वत्स मिला दिया, लेकिन काशी जो है वो मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया गया। शिशुनाग ने इसका विलय नहीं किया। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कब हुआ? अब देखो, उन्होंने तो नहीं किया, शिशुनाग ने तो नहीं किया, फिर आए अजातशत्रु के द्वारा काशी और लिच्छवी इन दोनों का विलय कर दिया गया मगध साम्राज्य में। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला, पुराण और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला और इकराट की उपाधि धारण की। गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली 4 राजधानियां थी। ध्यान से पढ़िए। मगध साम्राज्य के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी आएगा। सबसे पहला, पुराण और महाकाव्यों के अनुसार ये माना जाता है कि जो मगध साम्राज्य है इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार मतलब एक अच्छा फैलाया, एक्सपेंड किया अपने मगध साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों को जीतकर, और क्षत्रियों का अंत करने वाला और इकराट की उपाधि भी धारण की। किसने? महापद्मानंद ने। फिर गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली, ये इनकी मुख्य 4 राजधानियां रही। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किसका शासक था? तो ये था नंद वंश का। निम्न में कौन सा एक ईसा 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर बन गया था? 6ठी सदी में, तो यहाँ पे देखो मगध का, और हम पढ़ के आए उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे का प्रयोग भी व्यापक रूप से होने लगा था। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा बन गया था? मगध बन गया था 6ठी सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? ये सारे हैं। ईरानी आक्रमण का जो प्रभाव हुआ, घ्रोष्टी लिपि का प्रचार किया गया, अभिलेख उत्कीर्ण मतलब अभिलेख लिखे गए, ईरानियों का छत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति हुई। मतलब स्त्रियों की जो रक्षा करने वाले हैं उनको अंगरक्षक बोला गया, स्त्री अंगरक्षक, उनकी अपॉइंटमेंट हुई। तो ये सारे ही बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हैं। भारत पर ईरानी आक्रमण के कारण ये सब हुआ। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सबसे पहला कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ऐसा नहीं हुआ, भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया, ये कोई प्रभाव नहीं है। बाकी तीनों यहाँ पर इसके अफेक्ट थे। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक नहीं थी, देखो कपिलवस्तु के शासन में थी, वैशाली के लिच्छवी में थी, कुशीनगर के मल में थी, लेकिन मगध में गणतंत्रात्मक शासन नहीं थी। यहाँ के जो राजा थे वो गणतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं अपनाते थे। निम्न में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो देखो, एक तो होती है परमानेंट, जब आपकी मिलिट्री मतलब जो भी आपकी सेना है उस राजा के काल में वो रखना, और एक होता है अनियमित। तो यहाँ पर जो नियमित सेना रखी वो सबसे पहले रखी बिंबिसार ने। निम्न में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी माना जाता है? ये है हमारे महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरियस दार्याबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां
प्रांत बनाया उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि उन्होंने ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बना लिया था भारत के भूभाग को जीतकर। तो ये सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीता था डेरियस दाराबाउ ने 516 बीसी में। ठीक है, और कितना राजस्व प्राप्त होता था, तो 360 टैलेंट यहाँ से राजस्व मिलता था, मतलब टैक्स मिलता था। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। सिकंदर के साथ साथ और कौन कौन से इतिहासकार आए, नियोकर्स आया, एरिस्टोबुलस आया, एनोसिक्रेटिस आया या हेराडोटस आया। तो हेराडोटस यहाँ पे नहीं था, ये इतिहासकार सिकंदर के समय नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को ऊपर पढ़ा था हमने, ग्राम भोजक या फिर भोजक, वो गांव के मुखिया थे। तो यहाँ पे श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन बोला जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है। गृहपति धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति। तो धनी किसान को ही हम गृहपति बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सूची को मिलान करना है। अगर बात करें अष्टकूलक की तो ये परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र की बात करें तो उच्च कोटि के अधिकारी थे। मौर्यन एम्पायर में आप पढ़ोगे भी महामात्य के बारे में। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बली शासक थे, किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी, मतलब किसानों से टैक्स लेते थे। और जो हमारे शुल्काध्यक्ष होते थे वो शिल्पी और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होते थे। शुल्क का पता ही है आपको, मतलब पैसे लेते थे, टैक्स लेते थे। तो ये बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो देखो, राज्यारोहण मतलब अपने राज्य को हरने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर और अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया। कौन, अजात शत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये किया गया लिच्छवी के द्वारा, पहला गणतंत्र। फिर हमें मिलान करना है। कुरु वंश की बात करें तो ये इंद्रप्रस्थ आएगा आपका यहाँ पे। पांचाल वंश की बात करें तो कौशंबी आएगा। कौशल वंश की बात करें तो साकेत आएगा। और वत्स वंश की बात करें तो अहिचत्र आएगा। कुरु वंश की इंद्रप्रस्थ थी राजधानी। महाजनपद पूछें और राजधानी पूछी है। कुरु वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद पांचाल वंश की पूछें तो यहाँ पर पांचाल वंश की पूछें तो अहिचद्र थी। कौशल की यहाँ पे क्या थी, कौशल की साकेत थी। और वत्स की थी यहाँ पे कौशंबी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 4 3 1 2 दोबारा देख लीजिए। कुरु वंश की थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल वंश की थी अहिछद्र, कौशल वंश की थी आपकी साकेत और वत्स की थी यहाँ पर कौशंबी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ये था हमारा अंगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। गिरिवर्ज जिसे राजगृह बोला गया ये भी रहा, पाटलिपुत्र भी रहा, लेकिन कौशंबी कभी भी यहाँ के मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ठीक है भाई, तो ये थे आपके 56 क्वेश्चन इसमें से। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल धार्मिक आंदोलन, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी वीडियो के अकॉर्डिंग। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएगा। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन वाला भी। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हम कर लेंगे, जिसमें देखो आपके सारे आएंगे, महावीर जैन भी आएंगे, महात्मा बुद्ध भी आएंगे, मठ भी आएंगे, स्तूप भी आएंगे, तो उनके बारे में रहेगा नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।